औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सब दोस्तों को, सब स्टूडेंट्स को सलाम। और हमारा अमीनोलॉजी और सेरोलॉजी का ये तकरीबन वैसे तो थर्ड लेक्चर है, लेकिन कैलकुलेशंस जो हैं वो सेकंड हैं, बिकॉज़ फर्स्ट लेक्चर वाज एन इंट्रोडक्शन। सो इसमें हम ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम बाद में हासिल करते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्नेट इम्यूनिटी या डिफ़ॉल्ट इम्यूनिटी या बिल्डअप इम्यूनिटी के बारे में बात की थी। तो थोड़ा सा पिछले लेक्चर को भी रिवाइज़ करते हैं। इसमें इम्यूनिटी क्या है, थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करके फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। बेटा, इम्यूनिटी से मुराद होता है क़ुव्वत मुदाफ़ियत। अब आप आम ज़ुबान में भी सुनते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंसान के जिस्म में वो ताकत है जो उसको बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार करती है, या जो उसके अंदर वो ताकत है जो बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ती है। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक स्टेट है, एक हालत है, एक कैफियत है, एक खूबी है, एक क्वालिटी है कि जब कोई इंसान किसी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के काबिल होता है तो उसकी उस हालत को हम इम्यूनिटी कहते हैं, और वो शख्स खुद इम्यून कहलाता है उस डिज़ीज़ से या उस बीमारी से या उस वायरस से। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं आजकल के, जो एक बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया को जिसने अपनी लपेट में लिया हुआ है, एक पेंडेमिक डिज़ीज़ है कोविड की, ठीक है जी। तो वो शख्स जो इस कोविड या कोरोना से जिसकी बॉडी महफूज है, वो शख्स इम्यून कहलाएगा इस कोरोना के लिए, और उसके जिस्म में वो निज़ाम जो कि उसको इस काबिल बनाता है कि वो इस कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ सके या अपने आप को सर्वाइव कर सके, वो सिस्टम या वो स्टेट या वो क्वालिटी उसकी इम्यूनिटी कहलाएगी, ठीक है जी। अच्छा, ये वो रेजिस्टेंस है, ये वो ताकत है, या ये वो रोकने की सलाहियत है जो कि कोई एक होस्ट किसी भी फॉरेन एंटीजन या फिर इंटरनल एंटीजन के ख़िलाफ़, ठीक है ना, खड़ा करता है बॉडी को, ठीक है जी। फॉरेन एंटीजन्स में ज़ाहिरी बात है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हैं, या उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, या कोई वायरस है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है या बॉडी के लिए एक नुकसानदेह साबित है या एज ए एंटीजन काम करती है। तो बेटा, इम्यूनोलॉजी और इम्यून सिस्टम में तो ज़ाहिरी बात है हमने फिर जो है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के लिए ही पढ़ना है, क्योंकि इम्यूनिटी जो है उसमें कुछ सेल्स आ जाते हैं और बाकी जो है उसमें फिर एंटीजन और एंटीबॉडीज़ जो है इनका चक्कर होता है। अब थोड़ा सा एंटीजन और एंटीबॉडी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो एंटीजन है ये वो सब्सटेंस है जो कि आपकी बॉडी के अंदर भी पैदा हो सकती है या आपकी बॉडी से बाहर से भी आ सकती है, जो कि अपने अगेंस्ट कोई भी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा देगी। वो सब्सटेंस जो अपने अगेंस्ट किसी भी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा देगी वो कहलाएगी एंटीजन। इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। और एंटीबॉडी क्या है? अच्छा, एंटीजन को हम इम्यूनोजन भी कहते हैं। अच्छा, इस एंटीजन या इम्यूनोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी का वो पार्ट या वो फंक्शन जो इसके अगेंस्ट काम करता है वो क्या कहलाता है जी? वो कहलाएगा एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है उस एंटीजन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है जी। और एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि ये प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन, सो और इम्यून सिस्टम में इस्तेमाल होती है, तो इसलिए इसको फिर इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम दिया गया। फिर हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को देखा था
तो हमें पता चला कि देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट या नेटिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी बेटा वो इम्यूनिटी है कि जो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर मौजूद होती है, या कुछ जो मदर है उसकी प्लेसेंटा से आईजीजी एंटीबॉडीज़ क्रॉस कर जाती हैं और वो आकर जो फीटस है उसके अंदर आकर लड़ती हैं या फीटस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ये वो वाली एंटीजन है, इम्यून सिस्टम है सॉरी, जो कि पैदाइशी तौर पर हमारे अंदर इंस्टॉल होता है, या डिफ़ॉल्ट वाले जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं मोबाइल वगैरह में जो कि पहले से इंस्टॉल होती हैं और कुछ खुद हम करते हैं, तो वो चीज़ जो पैदाइशी तौर पे मौजूद होगी वो इनेट कहलाएगी। अब इसमें फिर क्या होगा कि ये इनेट इम्यूनिटी जो है ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक से क्या मुराद है कि बेटा देखें, स्पेसिफिक से मुराद होता है ख़ास। ये ख़ास नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है लेकिन किसी एक ख़ास एंटीजन के लिए ये काम नहीं करती। कोई भी एंटीजन अगर हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो ये उसके अगेंस्ट काम करती है। ये नहीं कि सिर्फ एक एंटीजन के अगेंस्ट ही काम करेगी और बाकी एंटीजन के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता। सो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, जनरल रिस्पॉन्स देती है। बेटा जनरल से मुराद होता है कि आम, ठीक है ना, कि जो एक नॉर्मल आम हालत में जो एक रिस्पॉन्स दिया जा सके वो है जनरल रिस्पॉन्स। अच्छा, इसके अलावा ये इमीडिएट है। इमीडिएट कहते हैं कि तेज़ तरार को उसी वक्त जो काम करना शुरू कर दे, ठीक है जी, ये इमीडिएट है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करती है। ज़ाहिरी बात है शुरू से हमारी बॉडी के अंदर ये मौजूद होती है, तो जैसे ही कोई एंटीजन आता है तो उसी वक्त जनाब ये अपना जो रिस्पॉन्स है वो शो करवा देती है, ठीक है जी। और मैक्सिमम रिस्पॉन्स देती है, जितना इससे हो सकता है उतना रिस्पॉन्स देती है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स इसका आता है, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स में ये है कि जो इनेट इम्यूनिटी है ये एक तो नॉन स्पेसिफिक है और दूसरा ये है कि इसमें कोई मेमोरी सेल्स नहीं है, बल्कि इसमें उस एंटीजन को याद रखने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है। जैसा कि एंटीबॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर मेमोरी सेल्स होते हैं और वो मेमोरी सेल्स उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो एंटीजन आता है तो उसको बड़ी जल्दी और बड़े बेहतर तरीके से एलिमिनेट करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कोई मेमोरी सेल नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है, बल्कि पता नहीं है कि किस साइड से जनाब साहब अटैक हो रहा है, बस गोलियां चला दी हैं, जहाँ लगी लगी, नहीं लगी तो ना सही, तो इसका हिसाब है वो। सो स्पीशीज़, पॉपुलेशंस और इंडिविजुअल, इनमें ये आम तौर पे होती है। दूसरी जो मेजर टाइप है इम्यूनिटी की वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या उसको फिर हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं या लर्नड इम्यूनिटी भी कहेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हासिल करदा इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी अपने आप को ढालने वाली इम्यूनिटी, या लर्नड इम्यूनिटी सीखी जाने वाली इम्यूनिटी। ये वो इम्यूनिटी है कि जो हमारे जिस्म के अंदर पैदाइशी तौर पे मौजूद नहीं होगी, लेकिन चूँकि इंसान पैदा होता है तो इस दुनिया में, इस जहान में जब आता है तो यहाँ पर तो बहुत सारी किस्मों के ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं जो कि उसके अंदर बीमारी पैदा कर सकते हैं। वो सारे के सारे उसके लिए एंटीजन का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही वो एंटीजन्स आते हैं बॉडी के अंदर तो बॉडी उनको ख़त्म करने की कोशिश करती है। उनको ख़त्म करने के चक्कर में बॉडी अपने आप को उनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए खड़ा कर देती है। तो जो अपने आप को उनके ख़िलाफ़, उन एंटीजन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए खड़ा करती है, वो जो रिस्पॉन्स है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है जी। पैथोजेंस एंड एंटीजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो फिर ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये सिर्फ उन एंटीजन के अगेंस्ट ही काम करती है जिन एंटीजन्स की वजह से वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक होते हैं। स्पेसिफ़िक से मुराद ये है कि वो एंटीबॉडी सिर्फ उसी एंटीजन के साथ मिलेगी जाकर जिस एंटीजन की वजह से वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है। जैसा कि एक ख़ास चाबी ही एक ख़ास ताले को खोल सकती है, इसी तरह से जो स्पेसिफ़िक एंटीजन है
वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ जाकर मिलेगा, उसके अलावा किसी और एंटीबॉडी के साथ जाकर नहीं मिल सकता। सो इसीलिए ये लॉन्ग टाइम बिफोर मैक्सिमम रिस्पॉन्स। अच्छा भाई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी थोड़ी देर से शुरू होती है, लेकिन ये देर तक रहती है, क्योंकि बॉडी जितने एंटीबॉडीज़ जो है डिस्ट्रॉय होंगे, हमारी बॉडी उतने ही एंटीबॉडीज़ और ज़्यादा बना देगी। तो ये एक लंबा और देर तक चलने वाला प्रोसेस है। इसमें मेमोरी सेल्स होते हैं, ठीक है जी, और ये उन एंटीजन्स को याद रखने वाली इम्यूनिटी है, ठीक है ना, जो पहले हमारी बॉडी में आए हुए थे। इसीलिए जब हम किसी एक डिज़ीज़ से या एक बीमारी से दोबारा रिकवर हो जाते हैं तो जल्दी वो बीमारी से दोबारा हम बीमार नहीं होते उसी बीमारी से। क्योंकि हमारी बॉडी उस तरह की जो बीमारी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है, और उन एंटीबॉडीज़ के पास जो है वो मेमोरी सेल्स होते हैं, जिनकी वजह से वो बॉडी हमें उससे बचाती है। अच्छा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की फिर आगे दो टाइप्स आ जाएंगी, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसकी फिर दो टाइप्स हैं, एक है एक्टिव और एक है पैसिव। जो एक्टिव है उसमें क्या होगा कि कांटेक्ट, जब आपका किसी बीमारी के साथ कांटेक्ट होता है तो आपकी बॉडी उस बीमारी के एंटीजन के अगेंस्ट अपने आप के पास एंटीबॉडीज़ बना लेती है। तो चूँकि आपकी बॉडी ये वाले एंटीबॉडीज़ खुद बनाती है, इसीलिए इसको हम एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है ना, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, कि आपकी बॉडी ने नेचुरली तौर पर उन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई हैं जो एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आए हैं, ठीक है जी। दूसरा बेटा इसमें आ जाएगा आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या है, देखिए हम, सॉरी पैसिव, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी से क्या मुराद है बेटा, एक्टिव का लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर खुद से कोई चीज़ करनी पड़े, और पैसिव का लफ्ज़ आमतौर पर वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर चीज़ें खुद ब खुद हो जाएँ। अब देखिए, मदर की प्लेसेंटा से अगर कोई एंटीबॉडी क्रॉस करके, जैसे कि आईजीजी एंटीबॉडी है, वो अगर फिटस में आ जाती है तो उसमें फिटस ने तो कुछ नहीं किया ना, लेकिन ये चूँकि प्रोसेस एक नेचुरली तौर पे हो रहा है, कुदरत के तौर पे हो रहा है, तो इसको फिर हम पैसिव कहेंगे, और ये नेचुरल रिस्पॉन्स है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, ठीक है जी। सेकेंडली इसमें आ जाता है आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल आपको पता ही है कि वो रिस्पॉन्स जो कुदरत ने नहीं बनाया लेकिन हम खुद से उस चीज़ को इंड्यूस करवा रहे हैं, वो कहलाएगा आर्टिफिशियल। फिर आर्टिफिशियल की भी दो टाइप्स हैं, एक है कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और एक है कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, इसमें जो वैक्सीन है या वैक्सीन किल्ड अटेनुएटेड टॉक्साइड्स, वैक्सीन किल्ड अटेनुएटेड टॉक्साइड से क्या मुराद है कि वो टॉक्साइड्स या वो टॉक्सन्स जो कि तकरीबन नीम मुर्दा हालत में होते हैं और उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें वैक्सीन किल्ड है या अटेनुएटेड है, ठीक है ना, अटेनुएटेड कहते हैं तकरीबन मुर्दा हालत को, ठीक है जी। ये वो टॉक्साइड्स हैं जो कि कंपोनेंट्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के, जिसकी एग्जांपल में कंपोनेंट्स हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या फिर मम्प्स हैं या फिर रूबेला है, ये वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है जी। तो इनमें क्या होगा, इनमें अब ये होगा कि ये वो वैक्सीन किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, और हमारी बॉडी इनको वायरस समझकर या इनको एज अ एंटीजन कंसीडर करके एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। चूँकि अब एंटीबॉडीज़ अगरचे हम वो एंटीजन बाहर से डालते हैं इसलिए हम उसको आर्टिफिशियल का लफ्ज़ देते हैं, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए फिर हम उनको एक्टिव कहते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं, एंटीजन हमने बाहर से डाला तो ये रिस्पॉन्स कहलाया आर्टिफिशियल, लेकिन एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस की, इसलिए चूँकि एक्टिव काम करना पड़ रहा है बॉडी को भी, तो इसलिए हम इसको एक्टिव आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें है जी पैसिव इम्यूनिटी।
पैसिव इम्यूनिटी का वो रिस्पॉन्स है कि जिसमें कुछ भी नहीं करना, बॉडी ने कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। बनी बनाई एंटीबॉडीज़ रेडी टू यूज़, बनी बनाई एंटीबॉडीज़ रेडी टू यूज़ जनाब इम्यून सिस्टम में हमने डाल दी, जैसा कि ये डिफरेंट टाइप्स के जो है हेपेटाइटिस बी है, सी है वगैरह वगैरह, इनके लिए जो एंटीबॉडीज़ हम लगवाते हैं, वैक्सीन। नेक्स्ट है बेटा जी इम्यूनिटी। ये वही चीज़ें हैं जो अभी हमने पढ़ी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव और पैसिव है। दोनों में फिर नेचुरल और आर्टिफिशियल आ जाएगी। नेचुरल विद कॉन्टैक्ट डिजीज़, आर्टिफिशियल जो है वो वैक्सीन किल्ड एटेनुएटेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रुबेला या मम्स। पैसिव में प्लेसेंटा क्रॉस करता है मदर जो है उसके में, या फिर मिल्क के अंदर जो है मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम आपको पता है कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर बात है हम खुद से जो सिस्टम इंड्यूस करवाते हैं वो आर्टिफिशियल कहलाता है। नेक्स्ट आ जाएगा इननेट या नेटिव इम्यूनिटी। ये रेजिस्टेंस है जो कि एक इंडिविजुअल बर्थ के टाइम जो है वो देता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बेटा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से मुराद ये है कि सबसे पहले अगर कोई जरासीम आपकी बॉडी के अंदर आता है तो सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज़ है जो उस जरासीम को रोकती है या हमारी बॉडी को उससे बचाती है। कि 3 लेवल हैं, सीपीसी लेवल है, रेशियल और इंडिविजुअल लेवल। फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट कर रहे हैं इननेट इम्यूनिटी के ऊपर, उनमें आ जाता है बेटा एज, हार्मोन्स और न्यूट्रिशन। ये फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। एज कैसे असरअंदाज होती है, देखें जी, अब जब इंसान पैदा होता है या जब इंसान बूढ़ा होता है तो उन दोनों स्टेजेस के ऊपर, उन दोनों एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर जो लाइफ की हैं, इंसान की इम्यूनिटी जवाब दे देती है। जब इंसान बच्चा होता है तो उस वक्त तो इम्यूनिटी अभी उसके अंदर डेवलप ही नहीं हुई होती, इसलिए वो इतना ज़्यादा इम्यून नहीं होता, वो जल्दी बीमार हो जाता है। और दूसरी जानब जब हम देखते हैं कि जब इंसान बूढ़ा होता है तो बूढ़ा होने के साथ साथ उसकी जो इम्यूनिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा होता है तो बूढ़ा होने में ये होता है कि जो उसका इम्यून सिस्टम है वो भी दूसरी तरफ कह लें कि बूढ़ा हो जाता है, तो वो इतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता या रिस्पॉन्स नहीं कर सकता जितने अच्छे तरीके से वो जवानी में करता है। तो इसलिए आप देखें कि ये कोविड की वैक्सीन जो है 18 ईयर से कम वालों के लिए और है, 18 से 14 ईयर्स वालों के लिए और है, और अबव दैन 40 ईयर्स वालों के लिए और है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी एज होती जाएगी उतना ही कम या उतना ही कमज़ोर आपका इम्यून रिस्पॉन्स होता जाएगा। सो फीटस आर न्यूली बॉर्न ओल्ड पर्सनस टू एक्सट्रीमीज़ ऑफ द लाइफ कैरी द हायर ससेप्टिबिलिटी टू द वेरियस इन्फेक्शन। तो उनमें वेरियस इन्फेक्शन के लिए जो है ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी पाई जाती है। फीटस में देखें, इन फीटस इम्यून सिस्टम इज़ इमीडिएट। इन फीटस, अच्छा वही बात आ जाती है कि बच्चे में जो इम्यून सिस्टम है वो इमेच्योर होता है, जबकि ओल्ड एज में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इम्यून सिस्टम जो है वो ख़त्म होता जाता है। कुछ ऐसी डिजीज़ या क्लिनिकल इलनेस है जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर हैं एडल्ट के अंदर, बजाय इसके कि वो बच्चों में हों, किसकी वजह से, ड्यू टू देयर मोर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स विच काजेज़ ग्रेटर टिश्यू डैमेज, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू डैमेज करवाता है, जिसमें बेटा आपका चिकन पॉक्स आ जाएगा और पोलियोमाइलिथिस आ जाएगा। हार्मोन्स किस तरह से आपकी इम्यूनिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, देखें बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि हमारा जो ससेप्टिबिलिटी है इन्फेक्शन की उसके चांस को इन्हांस करते हैं, जिसमें आप देख लें कि डायबिटीज़ मेलाइटस है जो कि एड्रीनल डिसफंक्शन की वजह से होती है, या फिर हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है ना। ये ऐसी हार्मोन्स हैं जो कि हमारी बॉडी को बीमारी की तरफ लेकर जाते हैं। इसके साथ साथ स्टेफिलोकोकस सेप्सिस जो है वो बहुत ज़्यादा काम है डायबिटीज़ के अंदर, जो कि हो सकता है जबकि कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल टिश्यू के अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स को देखें, कॉर्टिकोस्टीरॉइड डिप्रेस करती है होस्ट के अंदर जो रेजिस्टेंस है इसको, और इसका एक और फंक्शन भी होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी फैगोसाइटिक इफ़ेक्ट्स हैं,
ये क्या करती है कि ये जो है इनहिबिट कर देती है एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन को, और इस तरह से जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर असरअंदाज होती है। न्यूट्रिशन में देखें कि जो बच्चा अच्छी खुराक खाएगा, ज़ाहिरी बात है वो सेहतमंद होगा। उस अच्छी खुराक की वजह से ना सिर्फ वो ख़ुद सेहतमंद होगा बल्कि उसका इम्यून सिस्टम भी सेहतमंद होगा। अब इम्यून सिस्टम जितना अच्छा होगा उतने ही ज़्यादा बेहतर तरीके से वो उसको जरासीमों से बचा सकेगा। सो न्यूट्रिशन एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। वो बच्चे जिनके अंदर खुराक की कमी होती है या जो कम खुराक खाते हैं उनमें इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, बजाय इसके को जो अच्छी खुराक खाएं उनमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अच्छी खुराक खानी चाहिए ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर हो सके। अगर आप खुराक अच्छी नहीं खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से आप आए दिन बीमार हो सकते हैं या कोई भी एंटीजन आकर आपकी बॉडी को नुकसान दे सकती है। उसके बाद आ जाएगा जी मैकेनिज़्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी कि इन्नेट इम्यूनिटी किस तरह से काम करती है। इसमें सबसे पहले है जी एपिथेलियल सरफेस। एपिथेलियल सरफेस और एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस हैं, कुछ सेलुलर फैक्टर्स हैं, फिर इन्फ्लेमेशन है, फिर फीवर है, या फिर एक्यूट फेज प्रोटीन्स हैं। स्किन जो है आपकी एपिथेलियल सरफेस में ही आती है और ये एक मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, और इसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी रिलीज़ होती हैं स्वेटिंग के अंदर, या स्पीशियस जो ग्लैंड्स है वो ऐसी केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो कि बैक्टीरियासीडल का काम करते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसके साथ साथ ही जो रेजिडेंट बैक्टीरियल फ्लोरा है स्किन के अंदर और म्यूकस सरफेस के ऊपर, वो प्रिवेंट करता है पैथोजेंस की कॉलोनाइजेशन को। अच्छा, अब इसमें देखें कि अल्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा लीड टू द इन्वेजन ऑफ द एक्सटर्नस माइक्रोब्स एंड काज द वेरियस सीरियस डिजीज़ प्रॉब्लम्स लाइक द क्लोस्ट्रीडियल एंटेरोकोलाइटिस, जो कि ओरल एंटीबायोटिक से। अच्छा बेटा देखो, आपकी बॉडी में डिफरेंट ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें आपकी बॉडी के जो पसंदीदा या आपकी बॉडी को जो फ़ायदा देने वाले जो बैक्टीरिया है वो मौजूद होते हैं। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक खाते हैं। वो बैक्टीरिया वो एंटीबायोटिक क्या करती है कि जिस बैक्टीरिया को जो बीमारी पैदा कर रहा था उसको तो किल करना ही करना है, इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया उससे उस जरासीम से बॉडी को बचाते हैं उनको भी जो है वो एंटीबायोटिक जो है वो किल कर देती है। तो इसी तरह ये हो जाएगा कि जो नॉर्मल फ्लोरा है आपकी स्किन का वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो जो बीमारियां हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा में आते हैं उनकी अगर आपने जगह चेंज कर दिया तो ज़ाहिर बात है एक जगह का जो नॉर्मल फ्लोरा है वो दूसरी जगह जाकर इन्फेक्शन काज करवा सकता है। ये बात बड़ी अहम है कि एक जगह पर तो वो बैक्टीरिया एज ए नॉर्मल फ्लोरा पे काम कर रहा था और दूसरी जगह पर जाकर वो इन्फेक्शन काज करवा रहा है, तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसा हो सकता है। इसके बाद देखें रिस्पिरेटरी ट्रैक। अब रिस्पिरेटरी ट्रैक में आपने देखा है सांस की नाली में जो कि हमारे नाक से शुरू होती है, नाक में बाल होते हैं और इसके अलावा नाक हमारी गीली रहती है, मॉइस्ट होती है, जिसकी वजह से जो भी सब्सटेंस होती है वो स्टिकी जो वेट है, जो आपका नोज़ जो वेट है उसको क्या करेगी कि उसके साथ जाकर ट्रैप हो जाएगी, या मतलब कि उसको ट्रैप कर लेगी, ये जो गीली वाली सरफेस है नाक की। अब अगर कोई जरासीम यहाँ से नाक से गले से और इन सारी चीज़ों से गुजर कर आ गया है तो आपके जो लंग्स हैं वहाँ पर भी मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं, वो मैक्रोफेजेस को किल कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि रिस्पिरेटरी ट्रैक इज़ लाइंड बाय द मॉइस्ट सरफेस विच एक्ट्स एज ट्रैपिंग मैकेनिज्म, जो कि ट्रैपिंग मैकेनिज्म के तौर पे काम करती है। जब इनहेल्ड पार्टिकल्स आर अरेस्टेड इन द नेज़ल पैसेज ऑन द मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, तो आपके मैदे के अंदर जो है वो मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है कि इन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती है। सो द हेयर लाइक सीलिया, जो कि सीलिया एक बाल की शक्ल के होते हैं, वो क्या करते हैं वो प्रोपेल करते हैं पार्टिकल्स को फेरेंक्स की जानब, ठीक है ना, गले की जानब। देखिए बेटा मैदे का पीएच बहुत कम होता है, 2 होता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो मैदे का पीएच है वही पीएच जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। तो
यहाँ पर आप ये देख लें कि पार्टिकल्स विच मैनेज टू रीड द एल्वेलाई, अब वो पार्टिकल जो कि यहाँ से इन सारे चक्रों से बच कर एल्वेलाई के पास पहुँच ही गए हैं, तो एल्वेलाई में भी मैक्रोफेजेस होते हैं जो उन सारे जरासीमों को जो है वो किल करते हैं। अच्छा, इंटेस्टिनल ट्रैक में देखें, जो आपकी आँख है उसमें भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, और सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैदा है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है, जो कि तकरीबन एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। उससे क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं उन सब की जो डाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सकती है। लेकिन जी जी, अब इसमें नेक्स्ट देखें कि नॉर्मल फ्लोरा या इंटेस्टिनल फ्लोरा प्रिवेंट द कॉलोनाइजेशन ऑफ द पैथोजेंस। नॉर्मल फ्लोरा या इंटेस्टिनल फ्लोरा जो है वो पैथोजेंस की जो बहुतात है उसको रोकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा क्या है? ये टीयर्स फ्लश अवे ऑफ द बैक्टीरिया। अच्छा भाई, इसमें देखिए जो आंसू हैं वो सिर्फ रोने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। आंसुओं में ऐसे ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि मतलब कि बॉडी को बचाते हैं इन जरासीमों के अगेंस्ट। ठीक है ना, बॉडी को इन जरासीमों के अगेंस्ट जो है वो बचाते हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अब इसके बाद हमने जो डिस्कस करना है वो है एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस जो हमारे ब्लड और टिश्यू पे आती हैं, कि ऐसी सब्सटेंसेस जिनको हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे पहले देखें कि देयर आर नो एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ब्लड एंड टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट से कोई ऐसी सब्सटेंस नहीं है जो बैक्टीरिया को किल कर ले, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिसमें बीटा लाइसिन है। ये रिलेटिवली थर्मोस्टेबल है, मतलब कि टेम्परेचर से इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, और ये एक्टिव है हमारे एंथ्रेक्स और इससे रिलेटेड जो बैसिलाई हैं उसको किल करने के लिए। फिर है जी बेसिक पॉलीपेप्टाइड, इसमें ल्यूकेंस और प्लेकिन्स हैं, ये भी किल करते हैं। एसिडिक सब्सटेंसेस में लैक्टिक एसिड होता है जो कि टिश्यू को अनइन्फेक्टेड एरिया को जो है वो बचाता है, और इसके साथ साथ इंटरफेरॉन है जो कि प्रोटेक्ट करता है कुछ खास एक्यूट और वायरल इन्फेक्शंस को। सेलुलर फैक्टर्स में जो है वो क्या आ जाता है, वंस ऑफ द इन्फेक्टिव एजेंट क्रॉस द, अब अगर उसने एपिथेलियल सरफेस को क्रॉस कर लिया है तो फिर क्या होगा कि अब टिश्यू के अंदर आ जाएगा वो जरासीम। अब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि अहम किरदार अदा करते हैं उस जरासीम को ख़त्म करने में। ठीक है ना, फैक्टर्स कम इनटू प्ले फॉर डिफेंस। तो ये फैक्टर्स कौन से हैं? इसमें देखें, इन्वेजन है सबसे पहले टिश्यू की इन्फेक्टिव एजेंट से, फिर एक्यूमुलेशन है फैगोसाइट्स की उस जगह के ऊपर, फिर डेपोजिशन है फेब्रिन की, और जो कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को जाल में फंसाती है और बैरियर के तौर पे काम करती है, और आखिर पे फैगोसाइटोसिस है उसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इन्फ्लेमेशन आपको पता है कि एक बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट रिस्पांस है, एक इम्पॉर्टेंट नॉन स्पेसिफिक सेल्फ रिस्पांस है। नॉन स्पेसिफिक हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी अगर इन्फेक्शन होती है किसी भी किस्म की तो उसमें जो इन्फ्लेमेशन है वो सबसे पहले हो जाती है। तो मकसद कहने का ये है कि इन्फ्लेमेशन किसी ख़ास इन्फेक्शन के लिए नहीं होती, इन्फ्लेमेशन किसी भी इन्फेक्शन के साथ हो सकती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट्स अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस। अच्छा जी, इसके साथ साथ ही जो है वो एक और चीज़ भी है, वो ज़रा आप देखें। उसमें ये आ जाता है कि एन इम्पोर्टेंट नॉन स्पेसिफिक। अच्छा, इसमें ये होता है कि वंस एज अ रिज़ल्ट ऑफ टिश्यू इंजरी, कि इट अकर्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ टिश्यू इंजरी, कि जब टिश्यू इंजरी हो जाएगी
तो जो कि इनिशिएट की जाती है बाय द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, जो पैथोजेंस हमारे टिश्यू के अंदर आ जाता है। सो इससे वो फिर वैज़ोडाइलेशन हो जाएगी। आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो वैज़ो कंस्ट्रक्शन होती है थोड़े टाइम के लिए ना, उसके बाद फिर वैज़ोडाइलेशन हो जाती है, जिससे इंटर एंडोथीलियल गैप जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इंटर एंडोथीलियल गैप ज़्यादा होने की वजह से जो अंदर का जो मटेरियल है जिसमें मैक्रोफेजेस वगैरह भी शामिल हैं या दूसरे वाइट ब्लड सेल्स शामिल हैं, वो आ जाते हैं टिश्यू की स्पेस के अंदर, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर, और वहाँ से उसको जो है वो किल किया जाता है। फीवर है, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म है जो कि डिस्ट्रॉय करता है इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स को। इसमें इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन होती है जो कि वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हैं। एक्यूट फेज़ प्रोटीन जो हैं ये इंजरी के बाद एक सडन इंक्रीज़ आता है एक्यूट फेज़ प्रोटीन्स के अंदर, या फिर डिक्रीज़ आता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन में। तो ये भी टेस्ट भी करवाया जाता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन, सी रिएक्टिव CRP इसको कहते हैं। इसमें मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं और ये एक्टिवेट करती हैं अल्टरनेटिव पाथवे को कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, और बॉडी को जो है वो बचाती हैं। उसके बाद जो आज का मेन चीज़ है वो है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड सेलेक्टिवली एलिमिनेटिंग द स्पेसिफिक फॉरेन मॉलिक्यूल्स, ये आपका कहलाएगा एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये क्या करेगी कि ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, एंटीजन स्पेसिफिसिटी है भी, तो इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडी सिर्फ उस एंटीजन को ही किल करेंगी जिस एंटीजन के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये अब फ़र्क रख सकती हैं, जो एंटीजन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वो जिस एंटीजन ने उन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाया है उसी एंटीजन के अगेंस्ट ही वो काम करेंगी। डाइवर्सिटी से क्या मुराद है कि इम्यून सिस्टम जो है वो इस काबिल है कि वो एक बड़ी लार्ज अमाउंट के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सके, और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो रिकॉग्नाइज़ करती हैं मॉलिक्यूल्स को और इन्हें डिस्ट्रॉय करती हैं। नेक्स्ट है इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। इसमें ये देखें कि इम्यून सिस्टम जो है वो एक मेमोरी या फिर एक मेमोरी शो करवाता है सेकेंड इनकाउंटर में। मतलब कि कहने की बात यह है कि फ़र्ज़ किया अब पहले एक एंटीजन आया था और उस एंटीजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की, तो एंटीबॉडीज़ के पास मेमोरी सेल्स महफूज हो जाएंगे कि उस एंटीजन को पहचान सकेंगे कि अगर सेकंड एक्सपोजर होता है या सेकंड इनकाउंटर होता है उसी सेम एंटीजन के साथ, तो अब वो बहुत ही जल्दी उसको मारना शुरू कर देंगे एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन को, एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट एक्सपोजर कि जब उन्होंने बनने के लिए भी कुछ टाइम लिया था। फिर है सेल्फ या नॉन सेल्फ रिकग्निशन, तो डज़ नॉट रिएक्ट विद द। एक और बात भी ये है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं इनकी खसूसियत ये भी है कि अपनी बॉडी के सेल्स को पहचानती हैं लेकिन उनके ख़िलाफ़ नहीं लड़ती, जो बाहर से एंटीजन आएगी उसी के ख़िलाफ़ ही लड़ेंगी। तो इसको कहते हैं कि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकग्निशन की कैपेसिटी भी इसके अंदर है कि इसको अपने और पर आएगा फ़र्क भी पता है। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसको हम ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं, उनमें जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अपनी बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देती हैं। तो लेकिन ये है कि ज़्यादातर ये स्पेसिफिक है या नॉन सेल्फ और सेल्फ की रिकग्निशन है। टाइप्स फिर इसमें आ जाएंगी, एक्टिव और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है और आर्टिफिशियल है। इसी तरह से पैसिव में भी नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव है। अब एक्टिव इम्यूनिटी में हम इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये वो रेजिस्टेंस है जो कि एक इंडिविजुअल पैदा करता है जबकि एंटीजन आती है जिस्म के अंदर। ये इस्तेमाल होती है प्रोफिलैक्सिस के लिए और ताकि बॉडी का जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। इसकी दो टाइप्स हैं, नेचुरल एक्टिव वो यार बात आ जाए। अच्छा, पैसिव इम्यूनिटी में क्या है कि रेजिस्टेंस ट्रांसमिटेड पैसिवली टू आ रिसिपिएंट इन आ रेडीमेड फॉर्म। रेडीमेड फॉर्म में क्या है कि बनी बनाई चीज़ है भाई, ला कर लगा दी है, कोई कुछ नहीं करना पड़ा। रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम जो है वो इसमें कोई किरदार अदा नहीं करता। इसमें कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि किसी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए की जाती है। इसकी फिर दो टाइप्स हैं, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। अब फिर उसके बाद फ़र्क आ जाता है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव का। देखें, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस की जाती है एक्टिवली होस्ट रिस्पांस, जबकि पैसिव इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं की जाती इसमें।
ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये इंड्यूस की जाती है बाय इन्फेक्शन या बाय इम्यूनोजन, जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है ये कन्फर्ट की जाती है जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जिस्म के अंदर दाखिल होती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये लॉन्ग लास्टिंग है और इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी है ये शॉर्ट टर्म और लेस इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन है। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो इफ़ेक्टिव है सिर्फ एक लैग पीरियड के लिए, ठीक है ना। लैग पीरियड क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, कि जो टाइम एंटीबॉडीज़ के पैदा होने के लिए चाहिए वो है। पैसिव इम्यूनिटी में इमीडिएट इम्यूनिटी है। अच्छा जी, एक्टिव इम्यूनिटी में फिर और देखें कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी इसमें मौजूद होती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होती। एक्टिव इम्यूनिटी में बूस्टर इफ़ेक्ट जो है वो आता है सब्सिक्वेंट डोज के बाद, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में है जो है वो सब्सिक्वेंट डोज के बाद कोई इफ़ेक्ट जो है वो कम होता है। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो नेगेटिव फेज़ मेमोरी उसमें मौजूद होती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में जो नेगेटिव फेज़ मेमोरी है वो नहीं मौजूद होती। एक्टिव इम्यूनिटी में जो है एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये एप्लीकेबल नहीं है इम्यूनो एफिशिएंट पर्सन के अंदर, जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है ये एप्लीकेबल है इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन के अंदर। फिर उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें ये देखें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो है रिजल्ट्स फ्रॉम आइदर अ क्लिनिकल या इन अपेरेंट इन्फेक्शन बाय अ माइक्रोब। जब कोई क्लिनिकल या इन अपेरेंट इन्फेक्शन आता है किसी भी माइक्रोब से तो ये पैदा होती है। यूजुअली ये लॉन्ग लास्टिंग है। इसके साथ साथ जैसे कि कोई पर्सन रिकवर करता है चिकन पॉक्स से या मीज़ल से तो इसमें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरली तौर पर वो बंदा उसकी बॉडी एक नेचुरल रिस्पॉन्स के तहत खुद ब खुद उस एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है, ठीक है ना। पर ये इसमें ये देखें म्यूनिशन या स्पेशल टाइप ऑफ इम्यूनिटी सीन इन द सिफिलिस, ठीक है ना। सिफिलिस वगैरह में ये देखिए इम्यूनिटी टू री इन्फेक्शन लास्ट ओनली फॉर लॉन्ग एज द ओरिजिनल इन्फेक्शन रिमेन्स द एक्टिव। वंस द डिजीज़ इज़ क्योर्ड द पेशेंट बिकम ससेप्टेबल टू द स्पायरोशीट अगेन। अच्छा भाई इसमें यह भी है कि जब तक वो जरासीम बॉडी के अंदर रहेगा तो बॉडी उस जरासीम के अगेंस्ट जो है इम्यून होगी, लेकिन जैसे ही वो जरासीम चला जाता है तो वो बॉडी दोबारा से उस जरासीम के लिए ससेप्टेबल हो जाती है कि दोबारा फिर वही वाला जरासीम बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद देखिए आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में देखें रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय द वैक्सीन, वैक्सीनेशन से जो रेजिस्टेंस इंड्यूस की जाती है। वैक्सीन क्या है जी, ये प्रिपरेशंस हैं लाइव किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की और उनके प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना। बैक्टीरियल वैक्सीन क्या है, ये लाइव या अटेनुएटेड हैं, लाइव हैं या अटेनुएटेड। अटेनुएटेड किसको कहते हैं, मतलब कि किल्ड, ठीक है ना। ये इनमें अब आ जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG है या कॉलरा वैक्सीन के लिए किल्ड हैं या सब यूनिट हैं, तो टाइफाइड एंटीजन के लिए भी है या एंटीजन का सब यूनिट दिया है। बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स के लिए टेटनस टॉक्साइड है। वायरल इन्फेक्शन लाइव में आ जाता है पोलियो वैक्सीन सिबन, किल्ड में फिर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन सेल का आ जाएगा और सब यूनिट में जो है वो हेपेटाइटिस B के जो है वैक्सीन के सब यूनिट्स हैं। अब उसके बाद आ जाती है पैसिव इम्यूनिटी की टाइप। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि रेजिस्टेंस पैसिवली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा या फिर ट्रांसप्लेसेंटली से क्या मुराद है कि प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए, एंड थ्रू द मिल्क या फिर क्लोस्ट्रम, मतलब कि अगर माँ से प्लेसेंटा को क्रॉस करके या मिल्क के ज़रिए बच्चे में कुछ इम्यूनिटी चली जाती है तो वो कहलाती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो है ये वो रेजिस्टेंस है जो पैसिवली ट्रांसफ़र की जाती है रिसिपिएंट के अंदर जब एंटीबॉडीज़ उसके अंदर डाली जाती हैं। एजेंट्स यूज़ इसमें जौन से किए जाते हैं वो है हाइपर इम्यून सीरा एनिमल्स का या कन्वोलिसेंट सीरा या फिर पूल्ड ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन। तो दीज आर यूज फॉर प्रोफिलैक्सिस एंड थेरेपी। ये चीज़ें जो हैं वो प्रोफिलैक्सिस और थेरेपी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें देखें कंबाइंड
इम्यूनाइजेशन है, कंबाइंड इम्यूनाइजेशन में क्या होगा कि कॉम्बिनेशन है ये एक्टिव और पैसिव मेथड का इम्यूनाइजेशन के इसमें दोनों चीज़ें ही इस्तेमाल होंगी, एक्टिव और पैसिव। बल्कि पहले व्हेन एवर पैसिव इम्यूनाइजेशन इज़ इम्प्लॉयड फ्राम द इमीडिएट प्रोडक्शन कंबाइंड इम्यूनाइजेशन इज़ प्रेफर्ड, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ अ नॉन इम्यून इंडिविजुअल विद द टेटनस प्रोन वाउंड, तो इन्फेक्शन TIG वो आर्म में फर्स्ट डोज पे लगाया जाता है और सेकंड आर्म में जो है उसको फुल कोर्स फेज टेटनस से दी जाती है। इसको बेटा मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। देखो भाई, कोई एक इन्फेक्शन हो गया है, अब उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए मतलब कि वो इन्फेक्शन उसी वक्त भी ख़त्म करना है और उस बॉडी को फ्यूचर में भी उस इन्फेक्शन से बचाना है। तो उस इन्फेक्शन को उस वक्त, जो इन्फेक्शन है उसको उस वक्त ख़त्म करने के लिए एक डोज़ दी जाती है जो उसको उसी वक्त ख़त्म की जाती है, कर देती है। और सेकंड जो डोज़ दी जाती है वो डोज़ होती है जो कि उस जरासीम को फ्यूचर में ख़त्म करती है। क्योंकि वो जरासीम फ्यूचर में अगर आपकी बॉडी में आ जाता है तो वो उसको ख़त्म करती है, ठीक है ना। फर्स्ट डोज़ को फिर इनिशियल डोज़ कहते हैं और सेकंड डोज़ को बूस्टर डोज़ कहते हैं, ठीक है जी। कि वक्ती तौर पे भी बॉडी को उस जरासीम से बचाना है और आइंदा भी फ्यूचर में बॉडी को उस जरासीम से बचाना है। उसके बाद लोकल इम्यूनिटी है, नेचुरल इन्फेक्शन या लाइव वैक्सीन जो कि ओरली या इंट्रा नेजली प्रोवाइड की जाती है, वो लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एट दी साइट ऑफ इंजरी, जिसमें जो है वो गट आ जाता है या म्यूकोज़ा है या नेज़ल म्यूकोज़ा है, IgA एंटीबॉडी एक अहम किरदार अदा करती है लोकल इम्यूनिटी के अंदर। आखिर पे आ जाएगी बेटा हर्ड इम्यूनिटी। तो ओवरऑल लेवल ऑफ इम्यूनिटी जो है एक कम्युनिटी के अंदर वो हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। इट इज़ अ रेलिवेंट इन कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिजीज़। सो इसमें देखें इराडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ हर्ड इम्यूनिटी रेदर दैन द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ इम्यूनिटी इन द इंडिविजुअल। बेटा हर्ड इम्यूनिटी से क्या मुराद है? जैसे अभी कोरोना है, अगर पूरी दुनिया या कोई एक कंट्री अगर मुकम्मल तौर पर किसी बीमारी के ख़िलाफ़ इम्यून हो जाता है या अपने आप को वो कम्युनिटी या वो मुल्क मुकम्मल तौर पर उस बीमारी के ख़िलाफ़ अपने आप को खड़ा कर लेता है, बचा लेता है ख़ुद को, तो जब सारी की सारी कम्युनिटी ही उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के काबिल हो जाएगी या उस बीमारी के ख़िलाफ़ खड़े होने के काबिल हो जाएगी, तो वो हालत जो कहलाएगी वो कहलाएगी हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। इसके साथ ही आपका ये वाला लेक्चर एंड हुआ है हमारा इम्यूनिटी के बारे में जो था, इम्यूनिटी एक्टिव, पैसिव, आर्टिफिशियल, नेचुरल, ठीक है जी। आई होप कि आप सबको समझ आ गया है। तो कोशिश करें बेटा इसको सुने। अब आप लोगों की सहूलत के लिए, चूँकि आप लोग ऑनलाइन नहीं हो सकते, 5 लोग हैं, एक बंदा ऑनलाइन आता है या कभी कभी वो भी बेचारा नहीं आ पाता या नहीं आ सकता या जानबूझ के नहीं आता, तो मैंने यही बेहतर समझा था क्योंकि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म ही लेक्चर दिए जाएँ। क्योंकि बेटा ये तो हमारा फ़र्ज़ है कॉलेज की तरफ से, हमारी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप लोगों को प्रॉपर तौर पे जितना हो सके हम लोग गाइड करें। बाकी इसमें ये है कि आप लोगों को भी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करें। माशाल्लाह आधी डिग्री आपकी हो गई है, आधी बाकी बची है, तो अपने आप को जो है इस चीज़ के लिए तैयार करें कि कल को आप लोगों ने आना है मार्केट के अंदर, तो आप लोगों के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।